बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर नई असम्बली, नए अरकान, यानी कह सकते हैं एक नए जमहूरी दौर का आगाज पाकिस्तान में हो चुका है। 16वीं कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें हलफ उठाए गए, मगर हलफ के साथ साथ शेर, चोर, लोटे, कैदी, ये सारे रंग भी असम्बली के फ्लोर पे हमें सुनने को और देखने को मिले। स्पीकर, याद रहे कि स्पीकर, वजीर आजम और सदर का इलेक्शन अभी बाकी है। ऑपोजिशन ने अपनी सिर्फ अभी एक झलक दिखाई है। 5 साल का दौर है, ये कैसे गुजरेगा आमिर साहब के तज़किये में जानेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े आम शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कौन कौन किस किस ओहदे पे होगा। चलिए फर्ज कर लेते हैं इसहाक डार साहब से शुरू करते हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो क्या बनेंगे? क्या चेयरमैन सेनेट बनाए जाएंगे, वजीर खजाना बनाए जाएंगे, या फिर कुछ और भी उनके लिए सोचा जा सकता है? ये भी आमिर साहब से हम जानेंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है, मगर अगर मैशत की ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते तो उसको उसके डगर पे लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मगर ये सब किस तरह से मुमकिन हो पाएगा इस मौजूदा हालात के अंदर? आमिर साहब से बात करते हैं। आमिर साहब, असेंबली सेशन आज बस घड़ियां लहरा रही थी, जूते लहरा रहे थे, बस तू तड़ा थी, और ये असेंबली का फ्लोर था। मास्क लहरा रहे थे, वो मास्क चेहरों पर थे, मास्क चेहरों पर थे, मास्क से डरते हो, मास्क तो होगा। तो वो तो होगा। बात यह है कि मुझे तो पीटीवी के कैमरामैन पे बेचारे पे तरस आ रहा था कि वो उसमें शॉट ढूंढना था कि जिसमें मास्क ना नजर आए, और वो मास्क चारों तरफ थे। अब क्या किया जाए, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये नज़र तो आ रहा था कि ये होगा कि ये ना हो। बहरहाल जो है एक लोगों को उम्मीद चाहिए कुछ है, मगर मैं क्या कहूँ, किसी को परवाह ही नहीं है। जब ये टोटली एक दीवार के साथ किसी को लगा दिया जाए तो ये है। मज़ीद डर ये है कि ये आइंदा जारी रहेगा। आज जो कुछ धड़ा चौकड़ी हुई है पहले ही ये होती रही, मगर पहले जो थे आगे से ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो अब इन हालात में मज़ीद इस तरह का जो है, इसके लिए कोई ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है, ना हमारी इकानमी के लिए, ना हमारी सियासत के लिए, ना हमारी जमहूरियत के लिए, ना हमारे मुल्क के लिए। और ये मगर वहाँ पे कोई ऐसी सोच भी नहीं नज़र आ रही कि उनको रोका जाए। हमारे जैसे लोग जो कि तनकीद करेंगे यार ये ना करो, वो कहते हैं हम क्या करें। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पीटीआई आगे से इनकरेज हो गई है। पहले आप देखें वो बिल्कुल डरे हुए थे, जेलों में थे, मारे गए थे, हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे थे। अभी वो ये जो रिजल्ट आए हैं इलेक्शन का, मैंडेट का जो आया है उनके पास, तो वो बड़े इनकरेज्ड हो गए हैं। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि जनाब हम जो है रुक नहीं रहे, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और उससे पूरा, मैं बताऊं, पूरी पाकिस्तान की शराफिया में ये मैसेज गया है, ब्यूरोक्रेसी में ये मैसेज गया है कि उनको नज़र आ रहा है कि इन हालात में अगर इन्होंने ये रिजल्ट ले लिया तो ये कल को जो भी, जब भी, अब नहीं तो कब ये दोबारा इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे सबको नज़र आ रहा है। और ये अगर हुकूमत में नहीं होंगे तो इनका ग्राफ ऊपर ही जाना है। उसकी वजह से वो सारे बड़े इनकरेज्ड आए हैं कि जनाब हमारा ये जो सारा तर्ज अमल था इसकी वजह से हमें वोट मिले हैं, तो इसलिए वो भी करेंगे। मुझे जो तरस आ रहा है वो शहबाज शरीफ साहब पे आ रहा है। बस कर दिया आमिर साहब, मैं रोज आपसे कहती हूँ क्यों तरस आता है। वो वजीर आजम बन रहे हैं, शौक से बहुत ही मुश्किल नौकरी है। अगर ये हम समझते थे कि PDM 1 जो है बड़ी मुश्किल नौकरी थी, तो ये उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल नौकरी है PDM 1। और अब में फर्क ये है, एक तो उस वक्त एक एलाइज थे साथ, वहाँ पे मुखालफत में, अपोजिशन में एक सिर्फ PTI थी और वो भी असम्बली से बाहर थी, वो ये गलती कर गए थे। अब क्या है कि वो पार्टी आ गई है। एक तो वो उनके पास वो जो पिछली दफ़ा उन्होंने गलती की थी, सूबों से जान अपनी इस्तीफा दे दिया था। अभी KP में उनकी एक हुकूमत है, वहाँ पे एक सेफ हेवन उनके पास मौजूद है। फिर उन्होंने धरने की कॉल जो है हफ्ते के लिए दे दी, और ये सिलसिला धमा चौकड़ी एहतजाज वही ना, ये सिलसिला बाहर सड़कों पे भी रहेगा। और असम्बली के अंदर जो है इस वक्त आप देखें बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। एक ये है कि वहाँ पे पता नहीं जो नए चेहरे आए हैं, वहाँ पे शेर अफजल है, वहाँ पे गौहर खान जैसे संजीदा लोग भी हैं, नया जज्बाती खून बहुत ज्यादा जो है। अभी तो वो मैं लिस्ट देख रहा था, अभी काफी लोग हैं, इतने वो खंबे हैं कि उनके हमें कारनामों का नहीं पता। पर वहाँ पे पता नहीं
कितने बीच में मुराद सईद हैं, कितने वहाँ पे और नए नए पटाखे हैं। ये सारे खंबे करंट वाले हैं, ये याद रहे। ये करंट वाले खंबे, ये उनके वो लगे, वो एनर्जाइज्ड हैं, उनके नए लोग हैं। जो पुराने लोग होते हैं आप देखें, उनके कहीं ना कहीं से रस्सियां बंदी होती हैं, रवादारी वो दिखाई देती है, रवादारी भी होती है, कंप्रोमाइज्ड भी होते हैं, डरे भी होते हैं, रवायात का ख्याल होता है। यहाँ पे उनको वो मदर पिदर आज़ाद किस्म के लोग आए हैं जिनको पता है कि हमें ये शोर मचाने का वोट मिला है, वो शोर मचाएंगे। उसके बाद एलाइज जो पिछली दफ़ा पीडीएम के अंदर थे, वहाँ पे देखें आप, वहाँ पे बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल होंगे और वो बिल्कुल डिफरेंट मूड में हैं, नाराज़ बैठे हुए हैं। उनके साथ डॉक्टर मालिक साहब हैं। बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम पावर इक्वेशन से आउट हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा JUI मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, आप देखें कुछ लोग होते हैं वो वन मैन शो होते हैं। नून लीग ने गलती की थी कि इन्होंने शेख रशीद जो थे वो वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड था, एक आदमी जो है वो काबू नहीं आया। वो लड़ा बात है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी गलती कर ली तो वो गेट नंबर 4 से लड़के तो वो बाहर हो गए हैं, मगर अकेले शेख रशीद नहीं था संभाला जाता। तो शेख रशीद को 100 से ज़रब दे दें तो वो मौलाना फजलुर रहमान बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में बैठेंगे, वो एक लीथल है। उनके पास आप देखें, उनके पास मसल पावर भी है, सड़कों पे भी है, उनको संजीदा बात भी करनी आती है और उनका एक वजन है, उनका बलूचिस्तान में भी वजन है उनका। वो अपोजिशन में वो कमज़ोर हो जाते हैं, कंप्रोमाइज हो जाते हैं जब वो गवर्नमेंट में होते हैं। जब अपोजिशन में आएंगे और उनका जो इस वक्त वतीरा है, इस वक्त जो मूड नज़र आ रहा है कि जनाब ना हम वो गवर्नमेंट में बैठेंगे, ना वो कह रहे हैं कि हम सदारती उसमें कोऑपरेट करेंगे, ना सेनेट में करेंगे, और वो किसी चीज़ पे कोऑपरेट करने के लिए, और क्यों करें, बलूचिस्तान से भी आउट है, KP से भी आउट है, यहाँ भी उनको आउट अगर रखा जाएगा तो फिर दमादम मस्त लंदर है। पहले ही वहाँ पे एक मछली मार्केट बनी हुई है PTI की, और अब उसके अंदर JUI आ गई। फिर MQM के लिए जिस तरह उनको पावर इक्वेशन से वो बाहर आ रहे हैं, अभी चेहरे उनके बड़े बड़े मायूस नजर आ रहे थे जब असेंबली के अंदर वो लोग पहुंचे हैं। असेंबली के अंदर आप देखें, अगर उनको नहीं जो है जिस तरह रसिस्ट किया जा रहा है कि टिसोरी साहब को नहीं उनका बता दिया था गवर्नर एक होगा जो कि उनको नून लीग की मर्जी का या उनकी मर्जी का कम से कम गवर्नर ही को होगा, शायद गवर्नर, मगर उनको यहाँ वजारतें नहीं मिलती, सिंध की गवर्नमेंट में वो हिस्सा नहीं है। तो वो भी हर चीज़ में जब जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी ये सदारती इलेक्शन में वो बड़ा मैटर करेंगे। उसके बगैर उनके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सदारती के लिए सदर बनना। उनके वोट है, उनके सेनेट में भी वोट है, उनके नेशनल असम्बली में 22 वोट है, उनके प्रोविंशियल असम्बली के अंदर वोट है, वो मैटर करेंगे। और वो उनका वैसे भी मसल पावर है और उनकी माशाल्लाह उनको तकरीर करनी आती है, सो वो भी वहाँ पर बैठे होंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, हालांकि वो सपोर्ट कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बहाल करना है, अपनी इज्जत बहाल करनी है, रिवाइव करना है। तो हर इशू पे तो जब खड़े होंगे तकरीर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब, तो दाएं बाएं जो हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बेचारे बड़े कंप्रोमाइज्ड हैं। अब वो जो वहाँ पे उनके साथ जो 104 तो बंदे बना लिए हैं, अब वहाँ पे आज सारा दिन ये मजाक हो रहा था कि वो कोई कह रहा जी ये 800 ये 45 फॉर्म वाला है, 47 वाला है। अब वो जो जेन्युइनली कुछ लोग वहाँ पे सारे नून लीग के लिए, कुछ लोग बेचारे मेहनत करके मेरिट के ऊपर जीत के असली वाले भी हैं, सारे नकली भी हैं, कुछ वो जो असली वाले हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मैं 45 वाला हूँ, ये 47 वाला है। ये सारा दिन लतीफ़ा चलता रहा है कि उन्होंने कहा जी वो नून लीग वाले खुद ये तारुफ करा थे ये 45 वाला है, ये 47 वाला है। सो वहाँ जो बेचारे 47 वाले बैठे हुए हैं वो बड़े कंप्रोमाइज्ड हैं। और उन सबके याद रहे कि जो है ट्रिब्यूनल के अंदर केस चल रहे हैं, 70 बंदों के केसेस हैं वहाँ पे। तो जो किसी को अगर आज़ादी आ जाए, किसी को अगर गलत तकरीर एक हो जाए या मर्जी की तकरीर ना होगी तो ट्रिब्यूनल में उसका फॉर्म 45 खुल जाना है और उसने घर चले जाना है। तो सबके ऊपर ये तलवारें लटक रही हैं, सबको ये फिर पता है। बात सुनी, जब सबको पता होता है ना एक मेंबर को कि मैं किस तरीके से ये पहुँचाऊँ, तो वो नहीं है, वो अंदर से जो आपकी एक तकरीर आती है ना दिल से करनी होती है। तो शहबाज शरीफ साहब, उनके इर्द गिर्द तमाम ये लोग बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने आप देखिएगा आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर का वोट डालेंगे, उसके बाद वो नहीं आएंगे।
उसके बाद वो मरी जाएंगे, उसके बाद वो जाती उमरा जाएंगे, उसके बाद वो लंदन भी जाएंगे। तो वो उसके बाद वो पहले जब प्राइम मिनिस्टर भी थे उस वक्त भी उनका 5% से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं था असेंबली आने का। अभी तो वो बिल्कुल जो है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का वोट डालेंगे, एक तकरीर करेंगे, उसके बाद वो आराम से बैठ के अपना वो तमाशा देखेंगे। वो कहेंगे जी शहबाज शरीफ साहब आपको बड़ा शौक था तो आप शौक पूरा करें। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में, इनमें शहबाज शरीफ साहब बेस्ट चॉइस हैं। जी 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 बिल्कुल जाहिर है। और क्या कहेंगे, तकरीर उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए वो कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब ये बेस्ट चॉइस नहीं है। जाहिर है वो है, अंडर द सर्कमस्टांसेस यही कहना था। मगर ये तो मैं देख रहा हूँ सियासी मंजरनामा पेश कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे जरा साथ शामिल करने दीजिए। इस वक्त GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सायरा साहबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके वन लाइनर्स बड़े मशहूर हैं। आज यहाँ पे ये सारा दिन तारुफ होता रहा है असेंबली के अंदर कि ये 45 फार्म वाले हैं, ये 47 वाले हैं। जी ये 60% वाले हैं, ये 100% वाले हैं, ये 200% वाले हैं। आप क्या 0% हैं? कौन है आप? अपना तारुफ तो करवाए। अब आपका तारुफ क्या है? जी मैं तो फॉर्म 45 वाली हूँ। वो जैसे पहले कभी पूछते हैं ना शादी ब्याह पर कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से, तो वो ऐसा ही है, 45 वाले या 47 वाले। तो ये खुद ही वो कहते हैं ना कि अपने हम सबके सामने इनकी कहानियां आएंगी कि 100% और 200% धांधली वाले असेंबली में बैठे हुए। हम तो जी मजलूम हैं, हमें तो फरमाइश पर क्रॉस लगाया गया है कि ये लोग तो चाहिए ही नहीं हमें यहाँ पर। तो पीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली होगी कि जिस वक्त जब आप इलेक्शन पूरा का पूरा बेच दें और पूरा सिंध उठाकर ठेके पर दे दें तो फिर क्या होगा। हमने तो जो 2 सीट गलती से 2 MPs के आगे थे, हमने वो भी वापस कर दी थी। तो उन बेचारों वो मेरे लिए ये, क्योंकि मुझे ये शर्फ हासिल रहा है कि मैं मरहूम पीर साहब जो हैं जब वो जिंदा थे तो मुझे उनके भी जो है मुलाकात का शर्फ रहता था। और जब वो इस्लामाबाद आते थे तो वो चंद लोगों को जो बुलाया जाता था, मैं भी उन लोगों में से था, तो उनसे बड़ा सीखने का मौका मिला है। मगर ये मेरे लिए ये पहली दफ़ा हुआ है, 35-40 साल हमें भी हो गए हैं और 75 साल की जो फॉलो करें, कि पीर साहब पगाड़ा ज़ाहिर है ये हुर फोर्स है और उनका वो एक हमेशा एक हिस्सा रहे हैं, वो एक मतलब पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उनकी तरफ से मैं देख रहा था इनकी इतनी इनकलाबी तकरीर और इतने गुस्से में तकरीर, उन्होंने कहा जी 2 सीटें हैं वो भी वापस ले लें। तो ये मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये कभी तकरीर जो है पीर साहब पगाड़ा भी करेंगे। कैसे हुआ? तो देखिए ना, मैंने पहले भी कहा था कि वो नहीं होता कि मुल्क के वसीदर मुफाद की जो लाश है वो बस अब हम अपने कंधों पर उठा उठा कर थक चुके हैं। आपको पता है कि इल्जामात भी इतना कि जहां हमारी पार्टी की बात आती है तो मैं भी असेंबली में सुन चुकी हूँ कि जहां थोड़ी सी बात होती थी, अरे तुम लोग तो उनके हो। भाई किसके हैं खुलकर बता दो। अगर उनके होते तो 2013, 2018 और 2024 में ये सब कुछ ना हो रहा होता। आपको पता है कि 2018 में भी यही हुआ। वो तो 2 डॉक्टर फहमीदा या गौस बख्श आए और PTI के साथ इत्तेहाद था तो एक रिजर्व सीट वो कुछ नंबर गेम जैसे करके मेरी आई, वरना उस वक्त से ये इसी तरह था। अब बात सीट की तो है ही नहीं, अब बात है सिंध के हकूक की। चले वो हकूक भी चले गए, अब गेम थोड़ी चेंज है कि वो आपको पता है कि अब ये कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है कि इनको पकड़ के सिंध भी दे दिया और बलूचिस्तान भी दे दिया कि आए आप यहाँ पर हुकूमत बनाए। कहानी इसके पीछे कुछ और है, क्योंकि वो यस सर करके कुछ करना है तो वो उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है, यही 2 पार्टीज हैं। तो अब और अच्छा सायरा साहबा, बिल्कुल सायरा साहबा, मैं आपको एक टीवी चैनल के किसी शो में सुन रही थी, आपने वहां पे एक शेर सुनाया था, वो मैं शेर अर्ज करती हूँ फिर आपसे मैं उसकी तशरीह भी पूछूंगी। आपने सायरा साहबा कहा, ओ चन्न हले भी फटिया नहीं हजे भी रात काली है, ए हुनवी केड़ा सुख है हले भी सन ताली है। हालात बुरे हैं मानते हैं, क्या वाकई इतने बुरे हैं कि आपने 2024 को 47 के साथ जाके मिक्स कर दिया? तो देखिए वो वहाँ पर क्या था, अगर आप पूरी डिटेल देखें, यहाँ पर सिंध में देखें, यहाँ पर तो एक 2 यहाँ पर अगर मैं अपने जिले की बात, अपने हलके की बात करूँ, यहाँ पर तो जो हमारी जमायत के लोग हैं, जो हमारी जो पीर साहब की जमायत के लोग हैं और जो हमायती हैं, उनके साथ तो वो जो पहले सुनते होते थे उनसे बदतर सलूक हो रहा है। ना जॉब्स उनको दी जाती हैं, ना कोई उन इलाकों में तरक्याती काम है, ना उनको हर चीज में पीछे रखा जाता है।
तो पहले क्या होता था मुसलमानों के साथ, यही होता था ना। और जो दिन दिहाड़े जो बलवाइयों का सुनते थे, जो पुलिस वालों का काम आप देख रहे हैं कि औरतों के दुपट्टे खींच कर और उनको लाते मारकर आप वो कर रहे हैं, किसी के घर के जान माल कोई महफूज नहीं है, दंदनाती हुई पुलिस किसी वक्त भी आ सकती है। आपके अपने सहाफी जो बात करते हैं और उनके बाद उनको उठा लिया जाता है और उसके बाद किसी को पता भी नहीं होता। तो हमने तो सन 47 वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी वो जो अपने घर वालों से सारा वो सुना था पूरी डिटेल, मुझे तो बहुत मुमासलत नजर आती है। आप मतलब आप मुझे अब इस पे भले कोई मेरे पे कोई फतवा लगा दे, कुछ वो सोचे, तो मुझे तो बहुत मुमासलत नजर आती है। वैसे पहले तो यही होता था। सायरा बीबी 1947 में भी जो फैज साहब की जो नज़म है दाग दाग उजाला के वो शहर जिसका इंतज़ार था ये वो शहर तो नहीं है, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि काफ़ी मायूसी थी। मगर ये इस दफ़ा जो मायूसी है, आज नई असम्बली जब आती है कि नई उम्मीद होती है कि नई गवर्नमेंट आएगी, शायद मसाइल का हल हो। और मौलाना फजल रहमान साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि जनाब ये कोई असम्बली तो नहीं है, तो कुछ और ही है। तो आप ये 5 साल बड़ी एक्टिव मेंबर रही, तो आज की उस पर आप भी टीवी पे देख रही होंगी गालबन, तो ये जो कह रहे हैं कि असम्बली नहीं है कुछ और ही है, ये क्या है? जरा मंजर कशी तो करें। मंजर कशी क्या है? अभी आपने कहा ना सन 47 से बात चल रही है, तो मेरा तो ख्याल है कि वहीं पर ही रुक गई थी पाकिस्तान की तरक्की, जहाँ पर एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हुआ था, वहीं पर ही हम रुके हुए, उस मोड़ से आगे हम लोग आ नहीं सके। और अगर आप 2018 की बात करते हैं और उससे पहले मैंने तो ज़ाहिर 2018 के हालात देखे, तो बहुत शुरू में पिछले मतलब शुरू के 1.5-2 साल तो हालात देखे बहुत ऐसे ही थे ना कि वो उस वक्त तो हमें पता ही नहीं चलता था, भेड़ बकरियों की तरह हाँक के आइज करते थे, वो करते थे। हफ्ते वाले दिन भी इजलास आता था, मतलब हफ्ते वाले दिन सेशन होता नहीं था, लेकिन हम एक्सटेंशन के लिए भागे भागे आए कि भाई एक्सटेंशन और सारी चीजें। तो हालात वैसे ही और ऐसे ही रहेंगे जब तक अब सियासतदान एक अपने वो कहते हैं डिवाइड एंड रूल की जो सियासत है उसको साइड पे कर और वो कहते हैं ना कि मुराद पाने के लिए एक डायरेक्शन में जब तक देखना नहीं छोड़ेंगे, हालात ऐसे ही होंगे। इससे ज्यादा बदतर आप देखेंगे। अब देखिए ना, उनकी रिजर्व सीट की खवातीन को एक कटी फटी लुटी फुटी असेंबली पहले भी थी और अभी भी थी, और जो बड़े बड़े यहाँ पर अफलातून बैठते हैं वो आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। तो आर्टिकल 6 जो पहले आइन तोड़ा, इलेक्शन कमीशन पर सबसे पहले तो लगना चाहिए, सबसे पहले तो किसी और इदारे पर भी लगना चाहिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के खामोशी से बैठे क्यों हैं, मुल्क को किस लिए खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, किस लिए लोगों की जो हमारे दिलों पे बातें थी दिलों में वो फिर हमारी जुबानों पर आएंगी। तो फिर वो अब वो कहते ना कि अब तो खौफ कोई चुरा ही नहीं रहे, अब तो चलते हैं तो वो ये भाई हाँ ये छाती है हाजिर है मारे गोली, लेकिन अब बहुत हो गया। अब वो कहते ना कि अब इंसान ऐसी जिंदगी गुजार कर ऐसा चुप चुपीते मार के की करना। एक फर्क जो आया है सायरा बीबी के, पहले हमेशा हमारे हर इलेक्शन के ऊपर ही इल्जाम लगते थे, धांधली का एक शोर रहता था, मगर एक डिनायल रहता था, एक फिग लीफ होता था। अभी तो ओपनली ये जिस तरह एमक्यूएम की ये वीडियो आई जो उन्होंने ऑन भी कर ली, वो बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं तुम 60% धांधली तुम जीते हो, हम 100% फलाना जीता है, वो कह जी तुम 200% जीते हो, और वो ओपनली ये बातें कर रहे हैं कि कौन 60% से जीता है, कौन 100% से जीता है, और वो ओन भी कर रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारी बातें हैं और ये हम कह रहे हैं कि 200% आप जितवाए गए हैं। तो इस दफा तो कोई डिनायल ही नहीं है, तो उस पर क्या बात की जाए? पता नहीं, अब तो सब खुलेआम। एक कमिश्नर है वो पहले बेजमीर होता है, फिर वो बाजमीर होता है, फिर उनका दिमाग खराब होता है, फिर उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ सही हो जाती है। उससे पहले बाजू मरोड़ने के लिए राव अनवार का इंटरव्यू आते हैं, वो आके करप्शन बताते हैं। उसके बाद हजारों ऐसे इंटरव्यूज आते हैं, एक दूसरे की बातें, मौलाना साहब जिस तरीके से खुल के बात कर रहे, किसी को वो ही नहीं है, सब सुकून में है कि बोलते तो बोलते रहो, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। एक दूसरे के पोल खोल रहे। बाकी एमक्यूएम की बात है, वो बेचारों को पोर्ट एंड शिपिंग चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी झींगे और मछली निकालनी उन्होंने समंदर में से, कटड़ा की है बाबर गौरी साहब को पूछा मैं कि वो एक पोर्ट एंड शिपिंग और गवर्नरशिप और 3-4 मजबूत वजारतें, बाकी इनका आवाम से क्या लेना देना। लेकिन सोचना चाहिए। आप सोचें मतीन साहब के कौन से माशरे में रह रहे हैं कि सामने सब कुछ पता है लेकिन कोई कुछ नहीं करता। लेकिन सायरा साहिबा अभी जो आप एमक्यूएम की बात कर रही हैं, एमक्यूएम के जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट है वो तो ये कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम को ना गवर्नरशिप चाहिए ना कोई वजारत चाहिए, सिर्फ जमहूरियत है, उसके सम्राट हमने अवाम तक पहुंचाने हैं।
मैं सच के जाऊँ मैं बहुत दौर देखा है। मैं पहले प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, मैंने 92 का देखा, मैंने हथौड़ा ग्रुप देखा, मैंने छुरा ग्रुप देखा, मैंने इरफान टुंडा देखा, अकमल लंगड़ा देखा, शान माधुरी देखी, सब कुछ देखा मैंने। अगर ये असरात ये वाले अवाम तक पहुंचाने तो अल्लाह दे वास्ते आप गवर्नरशिप और पोर्ट एंड शिपिंग ले लें, लेकिन अवाम तक कुछ भी पहुंचाने की कोशिश मत करें। क्या आपको भी पता है कि वो एक PST डॉल्फिन जो एक सीट भी नहीं ले सके थे, आज वो एक बल्कि सीट क्या 10 वोटों से ज्यादा नहीं लिया और आज इनको वोट्स मिल गए। इनको तो मिलना ही नहीं था वोट। अगर अभी भी कराची में कोई एमक्यूएम है तो वो लंदन वाली एमक्यूएम के लोग हैं, ये वाले खत्म हो गए। भले वो एमक्यूएम आफाक हो या एमक्यूएम ये जो हकीकी कहते हैं और ये सारा कहते हैं, अब तो ये वाला चूरन भी नहीं दिखता। ये आप सारा बीबी जो बात कर रही हैं कि अभी भी अगर इस बुनियाद पे ये बंदरबांट होगी कैबिनेट स्लॉट्स की कि पोर्ट एंड शिपिंग और कोई हाउसिंग मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो ये कैसे शहबाज शरीफ साहब पहले ही PDM-1 का हमने रिजल्ट देखा, आगे से ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं, आगे से ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं, तो इसमें जो डिलीवर करना है सूरत हाल में इकॉनमी की, ये ज़रा नाज़रीन को एक्सप्लेन कर दूं कि इस वक्त लेटेस्ट ये है कि पहले स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, जिसका मतलब था वो एक वक्ती टेम्परेरी चीज़ थी। अभी कुछ अरसे बाद इस गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना है कि आप हमारे साथ परमानेंट करें, और ये इलेक्शन के अंदर नारे मारते रहें कि ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे। पंजाब के अंदर वो पहले ही अनाउंसमेंट तख्तियाँ लगाने की शुरू हो गई हुई हैं। हालांकि जो IMF का जो पहले ही जो आपकी कंडीशनलिटीज़ हैं वो जकड़ी हुई हैं कि आप कोई चीज़ सब्सिडी नहीं दे सकते। पहले ही 7 रुपये बिजली आते सारी ये अनाउंसमेंट हो गई है, और मज़ीद आइंदे आने दिनों में नज़र आ रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है ना, वो अगर फ्यूल बढ़ेगा तो फिर तेल, बिजली, पेट्रोल ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। और एक और बुरी खबर जो आ रही है कि IPPs, जिसका ये बहुत क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने बिजली कमाल ख़त्म कर दी, लोड शेडिंग जो कि बिल्कुल अभी भी उस तरह ही मसला है, उसमें जो है वो कह रहे हैं कि जनाब अभी क्योंकि फ्यूल बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं कि हमारी जो है, हमें जो आप कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, जो पैसे देते हैं वो मज़ीद दें, जिसका मतलब होगा बिजली और बढ़ेगी, गैस और बढ़ेगी, पेट्रोल और बढ़ेगा। तो उसमें ये जो बंदरबांट शहबाज शरीफ साहब जरा डिलीवरी, क्या डिलीवरी देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। पहले उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, फिर उन्होंने कपड़े बेचने थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लेडी डियाना का गाउन था जिसके पैसे लगने थे, या उनके रंग में नीले पीले कपड़े वाले पैसे लाने थे किसी ने। अब पता नहीं क्या डिलीवर करेंगे। और अब वही बात है ना कि एक जो बात मैं तो उनके साथ हूँ, एक असूली वो है कि आपके भी कारोबार में कोई घपला करके जाता है तो आप फौरन इश्तेहार देंगे कि इससे लेन देन का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब जो IMF को खत लिखा गया, लेकिन अब मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि उसको थोड़ा सा देर हुआ तो इन्होंने सारी नाकामी का मलबा भी इसी खत के ऊपर डाल देना है। और IPPs तो इन्हीं से निकलवानी चाहिए, इन्होंने कारखाने लगाए थे। और अब वो जो भुगतना पड़ेगा आवाम को, चले आवाम को तो जो भुगतना पड़ेगा, जो हमारे सूबे सिंध को भुगतना पड़ेगा। पहले ही पानी, हम तेल पर बैठे हुए, पानी नहीं आता, जमींदारी तबाह हो गई है। अब पता चला है कि ये जो पानी का रुख है ना, ये चौलिस्तान की तरफ मोड़ा जाएगा। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में खबर दे रही हूँ कि बहुत जल्द आपको ये भी पता चलेगा कि सिंध वाले सारे फिर उसके बाद पीतेंगे कि ये जो पानी जो हमने ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान किया है कि जो लोग यहाँ पर ये आप जो मर्जी सिंध का कहते रहे, पहले 15 साल से उसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, आगे से ज्यादा उन्होंने वोट ले लिया है पीपल्स पार्टी ने। मुराद अली शाह साहब अब जो है तीसरी दफा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो इसमें फिर आप कुछ और मंजर पेश कर रही है, बाकी कुछ और है वहाँ पे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपना ये 10 नकाती मंशूर दिया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि जी साफ पानी हमने फराहम करना है सिंध को। मगर आप जो स्टोरी बता रही हैं वो तो बड़ी शॉकिंग है। सुने, वो उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि ख्वाब भी ना देखें। जो बिलावल साहब की तकरीर है, उन्होंने शहबाज शरीफ जब आए थे तो उन्होंने कहा था सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है, और उनको बोला कि मेरे घर में भी टैंकर आते हैं, मैं उनके घर के आसपास ही रहती हूँ, और मैं 12 बता चुकी हूँ कि मेरे घर के बाहर हमारी पानी का मीटर लगा हुआ है।
हमारी बिल्डिंग है, उसमें पानी का मीटर है और मैं गर्मी में 30 से 35 हजार रुपए बिजली पानी का बिल देती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नंबर पे व्हाट्सएप सेंड कर दूंगी कि वो जो पानी का बिल है वो मेरा 35 हजार रुपए आता है। तो कराची में कहाँ के 4 मंसूबा पहले भी शुरू किया और ये टैंकर माफिया, आप सोचें टैंकर्स के ऊपर तो लोग तो जब पहले भी हुआ था, जब इनका भाव ताव होता तो एक एक महीने के लिए वो हाइड्रेंट तोहफा देते हैं, वो अरबों रुपए की कमाई है और ये अकेले नहीं करते हैं। अब उसमें अगर आप पता नहीं प्रोग्राम ना काटेंगी तो फिर वो बाकी उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये शहबाज स्पीड का आपने जिक्र किया, तो पिछली दफ़ा जब PDM 1 के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ली तो उन्होंने कहा कि मैंने रियासत को बचाने के लिए और डिफ़ॉल्ट से दिवालिया होने से बचाने के लिए कुर्बानी, सियासत की कुर्बानी दी और वो एक किस्म का सारी कौम पे, हमारे पे, आप पे एहसान किया गया कि मैंने बड़ा करते ना। तो इस दफ़ा पूछना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा वो क्या कहेंगे कि इस दफ़ा भी कोई कुर्बानी दे के ये की वजह से PDM 2 ली है। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कल, उन्होंने कहा जी बड़े ही मुश्किल हालात में जो है शहबाज शरीफ साहब को जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। वो क्या मुश्किल हालात हैं, आपको क्या समझ आ रही है? मुश्किल हालात यही है कि अवाम की तरफ से हाँ नहीं है। जो सोचा था, अगर अखबारों में 20 दिन पहले से वजीर आजम का नारा लग गया था और वजीर आजम समझ के ही बड़े मियाँ साहब को लाया गया था और उसके बाद अवाम ने कबूल नहीं किया, लेकिन हम लोग जिद पे अड़े हुए थे कि हमने अगर वादा कर लिया तो मैं तो उसको निभाऊंगा। सही है जो भी होगा मैं निभाऊंगा। और जब निभाऊंगा तो बस फिर उनको यही है कि जब अवाम की भी राय नहीं होगी, पीपल्स पार्टी ने भी अपना पल्ला नहीं दे छुड़वा लिया, यानी कि वो कहते हैं ना कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत रहेगी लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। क्या बात है। तो चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। सायरा साहिबा, दिल में मोहब्बत रहेगी मगर मैं शादी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक हम छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी लाइन से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अब बारी आ जाती है आमिर साहब के कौन कहां पर फिक्स होगा। कुछ लोग आप कह रहे थे शायद मॉनिटर लगा दिए जाएंगे, मॉनिटरी पे कौन आएगा और वजारत पे कौन आएगा, किसके हाथ में क्या आएगा, ये अब सबसे बड़ा मैच है जो पड़ने वाला है। पंजाब की हद तक तो पड़ गया है जी। सबसे घूम फिर के नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब इस बात का कभी इम्कान है कि वो इलेक्ट हो जाएंगे। अब ये है कि आगे करना क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि वजीर खजाना कौन होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो। और उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल है क्या इसहाक डार साहब होंगे। सवाल में एक और क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है ना इस वक्त। और पहले ये तासुर दिया गया था कि जनाब क्योंकि PDM 1 के अंदर जो सारा मलबा है वो सारा मामलात, वो मैं नहीं कह रहा, वो बिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर, वो तमाम जिनके अपने लोग जो इनको डिफेंड करते थे, वो कहते हैं कि जनाब खराबी वहाँ से शुरू हुई जिस दिन मिफ्ता इस्माइल को हटा के इसहाक डार को लाया गया। IMF से भी नाराज़गी हुई, हमारा डॉलर भी जो है, कल नवाज शरीफ साहब बायदा कह रहे थे कि देखें ना किसके दौर में 200-250 का डॉलर चला गया, तो पता नहीं, उनको पता नहीं है कि 180 पे मिला था, 200-250 इसहाक डार के दौर में गया, भाई उनके दौर में। सो ये पहले ये तासुर दिया गया था कि इसहाक डार जो है वो नहीं होंगे वजीर खजाना। मगर आज मैं इरफान सिद्दीकी साहब ने गालबन कहा है कि नहीं जनाब वही हमारे वजीर ख़जाना होंगे। अब पता नहीं उन्होंने अपने अच्छे तल्लुकात करने के लिए डार साहब का कहा है, या अगर ये है तो फिर एक बहुत बड़ा मसला आ जाएगा कि वो मजाक किया जा रहा था, अभी मोहम्मद मालिक साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं तो वो IMF वाले नाराज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर कल को इनको वजीर खारजा बना दिया तो आधे मुल्क को, आधी दुनिया को नाराज़ कर लेंगे। तो मैं ये उस पर मैं तो डरा हुआ था कि अगर गलती से उनको वजीर डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया तो उधर ना लड़ाई करें, बड़ी मेहरबानी है कि जो है ना एक आधी जगह। सो ये कहाँ से इसहाक डार को कहाँ फिट करना है।
अब ये सबसे बड़ा, उनको फिट ना करें, आप उनको फिक्स करें कहीं पे। वो उन्होंने जो है इकोनॉमी वो फिक्स नहीं कर सकते, पार्टी वो फिक्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट वो फिक्स नहीं कर सकते, IMF वो नहीं फिक्स करना है, तो उनको फिट ही करना है ना। अभी क्योंकि हमारी बात सुने ना, ये मरूसियत का एक फिर इंतहा है कि आप नवाज शरीफ साहब खुद तो वो मरी चले जाएंगे, भाई को अपने छोटे को वजीर आज़म बना लिया, बेटी को चीफ मिनिस्टर बना लिया, अब समझी को फिट करना भी जरूरी है। अब ये खानदान चलाना है, आपने अपने रिश्तेदारी पूरी करनी है कि मुल्क के तकाजे पूरे करने हैं। ये पिछले 30-35 साल से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुआ है, हम जो डेट ट्रैप में फंसे हैं, जो ये तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है, वो मैं बार बार कहता रहता हूँ, कन्फेशंस ऑफ अ हिटमैन, वो एक डॉक्यूमेंट्री भी है, वो किताब भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लैटिन अमेरिका में वो बताते हैं कि जी हमें दिए जाते थे कि इस मुल्क का सत्यानाश, रिश्वत दी जाती थी और वो ब्रिजेस और बड़े बड़ी सड़कें बनाते थे और वो कर्जे नहीं पाते थे, डेट ट्रैप में मुल्क आ जाते थे, फिर वहां अपनी मर्जी से कान मरोड़ के उस मुल्क से जो मर्जी करवा लेते थे। हम उस क्लासिकल डेट ट्रैप के अंदर हिस्सा बनाए गए हैं और वो क्लासिकल लोग भूल जाते हैं कि कल नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि 1990 से ये हमने इनकलाब सड़कों का जाल बचाना शुरू किया, और भाई एग्जैक्टली वहीं से खराबी शुरू हुई। और मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि वो एक गलत तरजीहात थी। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाते, आप एक्सपोर्ट सेक्टर में लगाते, आप उन सड़कों का क्या करना है जिसको आपने सिर्फ मजे लेने हैं एलीट ने। अमीर लोग जो है वो 1100 लाहौर से इस्लामाबाद का टोल टैक्स दे सकता है, गरीब लोग तो बेचारा आदमी जीटी रोड पे जाता है, वो जीटी रोड से वो टोल टैक्स नहीं दे सकता। वो जो रास्ते में बड़े बड़े स्टॉप ओवर सब्सिडी सेंटर खुले में है, वहां पे बेचारे वो साइड पे जो लारी अड्डे वाली बसें खड़ी होती हैं, वो एलीट के लिए वो बड़े बड़े जो चौंचले हैं, चौंचले हैं। सो पॉइंट ये है कि आप वो जो सड़कों वाला है, मैं एक और जिक्र कर दूं कि ये सारा पैनामा वर्सेस वो करते हैं। एक कैरेक्टर था जिसका नाम था एहतसाबुर रहमान, उनको कहा जाता था, सैफुर रहमान उनका गालिबन नाम था। ये पैनामा के अंदर उनका नाम किसी ने तफ्तीश नहीं की कि जब ये सड़क मोटरवे बनाई गई थी तो जो ये रेडको एक कंपनी थी उसको ठेके दिए गए थे उसके पार्ट्स ऑफ दैट सड़क उसको जो बनाने की। फॉर एग्जांपल ये जो कलर कार के ऊपर ब्रिज है, ये रेडको कंपनी ने बनाया था। और बाद में आपको याद है कि सारा कतरी लेटर था, कतरी लेटर के जरिए ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जो पैसे गए थे, ये कतरी शहजादा जो कि उनका बॉस था, सैफुर रहमान का बॉस था, उसके जरिए ये फ्लैट खरीदे गए, यही इनका वली था। सो भाई साहब यहाँ तो क्लियरली जो है एक लिंक आता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसके जरिए हमें ये फंसाए गए हैं, तो सागडार उसकी जड़ है। तो बस करें यार, सागडार साहब काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बाकी भी है कि नहीं, PDM में PDM 1 में वो एक ही सुराख में कितनी दफ़ा डसे जाएंगे हम। खुदा के लिए इरफान सिद्दीकी साहब आई होप के बस वो मजाक कर रहे थे या वो किया जा रहा था, लोगों को नहीं नज़र आ रहा कि वही PDM 1 से हम डसे गए हैं और दोबारा PDM 2 में भी अगर वही शबाशी, वही सागडार और ज़्यादा मुश्किल हालात में करना है तो पता नहीं वो उनके ऊपर। तो ठीक है, हम सारी दुनिया कह रही है कि नहीं, इनको MI पे लेटर लिखना चाहिए था, मगर ये जो आप करने जा रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? देखिए, हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं एक खबर भी पढ़ रही थी, आमिर साहब सेनेट चेयरमैन की तरफ जाते हैं, खबर ये थी गालिब इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग की सदारत वापस ले लेंगे, दोबारा से वो सदर बनने जा रहे हैं। नहीं, वो बने या ना बने, ज़ाहिर है वो कायद नून लीग के हैं, वो करता धरता वही है, डिसीजन मेकिंग ज़ाहिर है उनकी ही है, फैसले उनकी। इसीलिए सागडार को लाया जा रहा है ना कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी तो मॉनिटर बैठाना है ना, तो कि जनाब ये चेक करना है। तो गवर्नमेंट पीछे से उन्होंने कुर्बानी दे दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो वो अब शहबाज शरीफ साहब को सारा कुछ तो नहीं ना, तो वहाँ पे बजाय इसके वो फ़ोन करेंगे कि जनाब PSPM को मरियम बीबी कहेंगी, तो वहाँ अपना बंदा भी तो होना चाहिए ना। डायरेक्टली सागडार साहब वहाँ पे उसके मर्जी के मुताबिक चलेंगे, खानदान के अंदर रहना चाहिए, ये एक मसला है। तो खानदान के अंदर तो सारे ओहदे बांटने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन सेनेट कौन होगा? मैं नाम नहीं किसी का ले रही, आप एक बात नहीं कर रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को काम फिट करेंगे, अब उसको ये इतनी बड़े वो भी बैठा हुआ है, अब देखेंगे वो बेचारे हमारे दरवेश भाई भी बैठे हुए हैं, कैप्टन सफदर साहब, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए हूं, पिछले 33 साल से उन्होंने वो जो है अपने ससुर को वो मानसेरा में जो इतना लेके गए थे
और वहाँ पे जो जिस तरीके से उनको हरवा दिया, पूरी हज़ारा बेल्ट जो है वो उनकी प्रोटेस्ट में मुताबिक बासी साहब भी छोड़ के चले गए, पूरा मानसेरा छोड़ के चला गया। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है हज़ारा बेल्ट में अपने उनके घर की सीट मानसेरा की वो लेके चले गए थे वहाँ पे। अब वो सीट अटकाई भी है, रिकाउंटिंग वो जो करवा गए, वो जिस तरीके से की जा रही है वो सबको नजर आ रहा है ना, तो वो जो है अब ठीक है, देखें वहां पे क्या होगा। ठीक है, अभी मैं नाम किसी का नहीं ले रही, आप डॉक्टर साहब की गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक से मुझे याद है चेयरमैन सेनेट का भी तो मामला सामने है, वहां पे कौन फिक्स होगा, फिट होगा या फिक्स होगा? वहां पे इतना आसान नहीं होगा ये जो वहां पे लोग अपने चेयरमैन बैठा के बैठे हुए हैं, वहां पे बात सुने, बड़ी वो क्लोज वहां पे लड़ाई होगी। वहाँ पे तकरीबन उनके 17 के करीब बचते हैं, पीटीआई के सबसे ज़्यादा, उनके रिटायरमेंट जो है सबसे कम उनके होंगे, 17 उनके बचते हैं। फिर उनके जो हालात हैं उसके अंदर मिनिमम जो है पंजाब और उसके मिला के मैं हिसाब लगा रहा था, मिनिमम 6-7 जो है उनकी बड़े आराम से वहाँ से, 4-5 उनकी पंजाब से, तो उनकी 12-13 जो आती हैं, तो सबसे बड़ी तो 33 के करीब जो हैं उनकी जो है ना 32 से लेके आप कर लें 35 के दरमियान उनकी सेनेट की उनकी सीटें होंगी। वहाँ एमक्यूएम एक प्लेयर है, वहाँ जेयूआई प्लेयर है, वहाँ पश्तून नेशनलिस्ट हैं जो कि बड़े नाराज़ बैठे हुए हैं। याद रहे कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि पख्तून नेशनलिस्ट भी आउट हो गए हैं। महमूद खान अचकज़ई जो है वो टोटली उन्होंने नेज़े निकाले हुए हैं, वो आउट हो गई है उनकी पार्टी, वो नाराज बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं। उधर से एएनपी टोटली फारिग हो गई है, वो आउट है। फिर यहाँ पे उसी में पहली दफ़ा हुआ है कि पख्तून और बलोच नेशनलिस्ट जो हैं सड़कों में बैठे हुए। अख्तर मेंगल साहब यहाँ इस्लामाबाद में आ रहे हैं, वो अपना चमत्कार दिखाएंगे, वो भी असम्बली में बैठे होंगे। डॉक्टर मालिक आ रहे हैं, सो बलोच नेशनलिस्ट भी आ रहे हैं, तो ये आवाज़ें होंगी। सो ये इतना जो आसान समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के अपनी मर्जी के वो रिश्तेदार लगा के सागदार को दे के हंकी डोरी हो जाएगा, हंकी डोरी नहीं। मुझे ये जो असम्बली नज़र आ रही है ये पाकिस्तान की सबसे खौफनाक अपोजिशन होने जा रही है, ये खौफनाक होगा। ये जो आज मास्क वगैरह देख रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे शहबाज शरीफ के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इवन पीपल्स पार्टी तमाशा देख रही होगी, वो साइड पे अपोजिशन में बैठी हुई है, और जब वो देखेंगे बाकी लोग लीड ले रहे हैं तो वो भी तकरीरें करेंगे, वो भी अपनी इज्जत साख बहाल करना चाह रहे हैं कि हम भी जमहूरियत पसंद हैं, इसलिए वो अपोजिशन में बैठे हैं। वैसे मुझे शक पड़ता है कि पीपल्स पार्टी लेटर ऑन गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेगी। देखें ना, पारसी तो वो गवर्नमेंट में है। बलूचिस्तान में जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर अपना बनाना चाह रहे हैं। बाय द वे वहाँ पे रफड़ पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे 2-3 नाम जो है, ज़हूर बुलेदी साहब भी हैं, अब जतक साहब का भी नाम आ गया है, फिर सरफराज बुगटी अगर नहीं बनते तो बहुत बड़ा वहाँ पे एक सरप्राइज होगा और अपसेट होगा, क्योंकि उनको यहाँ से ले जाया गया है। पता नहीं वो फिर ये होता है नहीं होता, मगर अभी तक भी फ्रंट रनर वही हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। मगर बलूचिस्तान के लोग जब यहाँ इस्लामाबाद में आएंगे और वो अपने जलवे दिखा रहे होंगे, जेयूआई भी बैठी होगी, तो यहाँ तो लग पता जाएगा, यहाँ पे जो माहौल बनेगा कि असम्बली तो जो डिबेट हो रही होगी, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, हर बिल के ऊपर आप देखें लड़ाई पड़ेगी, हर बिल के ऊपर वो कहेंगे, हर कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेगा, और उसके बाद पड़ेगा हर अपॉइंटमेंट में 22वें ग्रेड की 20वें ग्रेड भी वो कहेंगे जी हमारा बंदा लगाएंगे। तो पीपल्स पार्टी जो है बलूचिस्तान में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब में इस बात का भी इम्कान है, सुना जा रहा है कि वहां भी वो वजारतें मांग रहे हैं, गवर्नर वहां पे उनका अपना होगा। तो फिर एक क्या इसमें हर जगह फिर यहाँ भी गवर्नमेंट ले लें। सो एट अ लेटेस्ट स्टेज इसीलिए उनकी वजारतें बचा के रखी जा रही हैं, एमक्यूएम को नहीं दी जा रही या बांटी नहीं जा रही है, कल को वो खाली रखनी है, बाद में खाली छुड़ाना बड़ा मुश्किल, खाली करवाना मुश्किल हो जाता है। सो पीपल्स पार्टी माइट जॉइन दी गवर्नमेंट एट अ लेटेस्ट स्टेज, मगर राइट नाउ वो अपोजिशन में बैठे होंगे। मजा तो पूरा ले रही है ना। मैं कह रहा हूँ जो है ये असेंबली में बड़े अरसे से 20-25 साल मैंने कॉलम लिखा है, तो उसके बाद दरमियान में ये पिछली इतनी बोरिंग पार्लियामेंट हो गई भी थी, तो अब मेरा ख्याल है वो रौनक लगेगी, वहाँ पे जाने वाला माहौल बन गया। आप और मैं वहाँ जाया करेंगे, अब देख के आया करेंगे कि वहाँ पर रौनक कैसी है। अब आज तो सिर्फ मास्क आए थे, लेट्स सी कि कल क्या आता है। कल स्पीकर का भी इंतखाब होने जा रहा है। आमिर साहब आपकी इजाजत से भी एक ब्रेक ले लेते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। गवादर की सूरत हाल पे हमने बात करनी है, जेयूआईफे के हवाले से हम गुफ्तगू करनी है, और भी कुछ दिगर अहम मामला है जिन पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, सेनेट की हम बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू चली। यूसुफ रजा गिलानी साहब
उनका मामला आप किस तरह से देख रहे हैं गिलानी साहब? जी, आज यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से ये खबर आई है कि पहले ये नाम चल रहा था कि वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि हमारे सेनेट चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, बिलावल साहब बार बार ये कहते रहे। तो आज ये खबर आई है कि उन्होंने अपनी सेनेट की नशिस्त छोड़ के तो नेशनल असेंबली की सीट जो है ना वो रिटेन कर रहे हैं। जी। अब उनकी जो इसके अंदर जो सवाल आता है, उनके याद रहे कि 3 साल अभी बाकी थे, 6 साल के लिए सेनेटर बनता है, उनके 3 साल पूरे हुए थे, 3 साल रहते हैं। अब उसकी जो मुझे मंतक समझ आ रही है वो ये है, एक तो ये है कि उन्होंने ये नेशनल असेंबली की सीट अगर वो छोड़ते तो आगे ही बड़े इल्ज़ामात हैं कि गिलानी फैमिली जिस तरीके से जीती है वो मेहरबानो बेचारी कह रही हैं कि उनके 16,000 से उनके वो थे रिजेक्टेड वोट थे और 7,000 की लीड से वो हार रही हैं और उनके फॉर्म 45 के ऊपर जो रिजेक्टेड है ना वो 4,000 लिखे हुए हैं और वो 47 में वो 16,000 हो गए। तो वो कह रही है कि जनाब 45 पे उन हालात में वहाँ से ये सीटें मुल्तान की जो है ना ये जीती गई हैं। तो ये वो वाली सीट नहीं थी गालबन, पर वहाँ से बाई इलेक्शन के अंदर जीतना शायद बड़ा पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता, तो वो फिलहाल वो रिटेन कर रहे हैं। अब ये है कि देखना होगा कि वो क्या सेनेट के लिए, सेनेट की उनकी सीट याद रहे इस्लामाबाद से है और 3 साल की उन्होंने अपनी सेनेट की सीट छोड़ी है। जी। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो खिस कर रही हैं या वो खुद शायद खुद ना सही तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि नेशनल यहाँ की जो 2 सीटें हैं उसको नेशनल असेंबली ने इलेक्ट करना होगा। तो नेशनल असेंबली में क्योंकि उन्होंने अंगूठा रखा हुआ है नून लीग के ऊपर, तो यहाँ से 2 सीटों में से 1 सीट वो गालबन लेंगे। अच्छा। तो 3 साल की ये सीट जो है वो 6 साल के लिए ले लेंगे, वरना उनकी पीपल्स पार्टी के जो है ना वहाँ गालबन 10 MPs हैं, 46 MPs चाहिए होते हैं पंजाब में सेनेटर बनने के लिए। तो वहाँ उनकी पंजाब से कोई सिचुएशन नहीं बन रही। तो देखेंगे कि यहाँ से मेरा ख्याल है यूसुफ रजा गिलानी की बजाय वो किसी और को सेनेटर लाना चाहेंगे इस्लामाबाद से। तो यही मुझे मंतक समझ आ रही है, वरना मेरा ख्याल था कि वो सेनेट की रिटेन करेंगे जो 3 साल के लिए अभी वो इम्पोर्टेंट सीट होती है और वो पता नहीं ये भी अगर ये दूसरी भी ले सकते थे सेनेट की इस्लामाबाद से। सो पता नहीं कोई उन्होंने अपनी साइंस लड़ाई है जिसका शायद बिलावल साहब भी शाम तक ये कह रहे थे कि वही हमारे कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, सागडार साहब नहीं हो सकते हैं। तो वो वहाँ पे सेनेट के, तो अभी देखते हैं वो सेनेट के लिए भी उनकी प्रपोजल आती है। ठीक है, अभी मेरे पास आखिरी 3 मिनट है और 2 सवाल आते हैं। सबसे पहले एक तो गवादर के हवाले से भी मुझे बात करनी है, गवादर पे पहले कर लेते हैं जो है ना, क्योंकि ये इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर हो गई है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे तुगयानी है, इतने बुरी सूरत हाल है कि ये तारीख का कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश है। ये 200 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड है जो कि 36 साल रिकॉर्ड टूटा है और वहाँ पे इस वक्त क़यामत आई हुई है, 10-10 फुट पानी है। ये मौसमियाती तब्दीलियों का शख्साना है जिसको हम इग्नोर नहीं करते। असूली तौर पे सारे चैनल्स को ये फर्स्ट लीड लेनी चाहिए थी। अब याद रहे कि बलूचिस्तान हमारा एक बड़ा हसास सूबा है, पहले ही उनका एक महरूमी की फीलिंग है और वहाँ पे एक पूरा खिता, ये गवादर की पूरी पट्टी है जो कि इस वक्त डूबी भी है और बांग्लादेश में हमारे पे एक गिला उन्होंने किया था कि वहाँ पे साइक्लोन आया था और उनकी जो महरूमियों के अंदर एक बहुत बड़ा ये महरूमी थी कि उस वक्त की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी उन्होंने उनका साथ नहीं था दिया। तो यहाँ हमारा मीडिया टोटली हम इसमें जो हम भी हमारे समेत हमें भी ये लीड लेनी चाहिए, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर किए जा रही है कि वहाँ पे एक हंगामी सूरत हाल है और तमाम दारे बंद हैं और हैंडीकैप्ड हैं क्योंकि 10-10 फुट पानी है, चला ही नहीं जा रहा और वहाँ पे घरों के अंदर पानी है, दुकानों में है, नदी नालों का मंजर पेश किया जाए, ये दिखाया जा रहा है। निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे बिल्कुल मफलूज हो गया है और 10,000 अफराद जो है ना वो इस वक्त इफेक्ट हो चुके हैं बलूचिस्तान की पॉपुलेशन देखते हुए। और वहाँ भी वो है, ये पूरा पट्टी है, सैली पट्टी है जहाँ पे ये हुआ हुआ है और एक इमरजेंसी है। तो उसूली तौर पे थे ये, इसके अंदर तमाम इनको इमरजेंसी लोकल नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि वो जो हमारे क्लाइमेटोलॉजी के जो इतने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं कोई डिज़ास्टर वाले, वो टीवी पे आएंगे, बताएंगे इट इज़ अ बिग डिज़ास्टर
और ये यहाँ पे मैंने कहा उनके पहले ही गिले शिकवे रहते हैं कि हमारी महरूमियाँ रहती हैं उनको दूर नहीं और किया वो जाता। एक सेंसिटिव हसास एरिया है, तो ये ज़रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा उतना पिक्चर लोगों को क्लियर नहीं है जितने हालात, वरना तो होता ना लोग कहते हैं जी वो एक दूर बलूचिस्तान की साली पट्टी के ऊपर जी वहाँ पे सैलाब आ गया, क्योंकि हम डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होते, कराची लाहौर इस्लामाबाद इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए इग्नोर किया जाता है। मगर बताया जा रहा है जो स्केल है डिज़ास्टर का वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन जिस तरह पिछले साल के सैलाब आए थे उसके बराबर का इसका स्केल है। और ये अभी कैजुअल्टी फिगर्स नहीं आ रहे कि कितनी अमवात हुई हैं, कितने इंजर्ड हैं, मगर 10,000 अगर लोग अफेक्टेड हैं तो ये बाद में आएगा। तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर ज़रा ये सियासतदान और ये अपनी असम्बलियाँ बनाते रहें, इस पर भी ज़रा तवज्जो। चलिए मेरे पास मुख्तसर 40 सेकंड होंगे आमिर साहब, इसी में गुफ्तगू गवादर के हवाले से एक सवाल आपके लिए छोड़ देती हूँ। मुझे कहीं पे ये ना सुनने में आया, ना देखने में, ना पढ़ने में, किसी ने इसके बारे में नहीं बताया कि अगर ये हालात थे, एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज दोबारा से बारिश इस हद तक शदीद होगी, तो ये वहां से पहले से अलार्मिंग सिचुएशन क्यों नहीं डेवलप की गई? वहां पहले क्यों नहीं बताया गया कि ये सब हो सकता है? वहां होने पे के करीब जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा कोलैप्स कर गया। ये जाहिर है साइक्लोनिक, ये पूरा कराची तक इसका इफेक्ट आ रहा है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, मगर वो बात यह है कि कराची के अंदर तो सारा आता है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वो सारा का सारा कोलैप्स कर गया है। सो ये जो कि जी ग्वादर को एक पेरिस बनाना था सारा था, वो सारा का सारा नज़र आ रहा है कि वो एक बिल्कुल ढकोसला था। और मैं अगेन यही कहता हूँ कि वहाँ पे क्योंकि फोकस करना चाहिए, वहाँ के केयर टेकर, वहाँ जो गवर्नमेंट है अभी, क्योंकि नई असम्बली आई नहीं है, पुरानी जा रही है, वो आ जाते हैं एक साहब तकरीर करने अपनी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए रोज है, तो मेरा ख्याल उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।